नमस्कार, मैं हूं रिंकेश कुमार और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज लाइव। अभी विश्व में एक हाहाकार मचा हुआ है विश्व युद्ध का। और अभी आप अगर जान रहे होंगे तो यूक्रेन और रसिया के बीच में युद्ध भी छिड़ा हुआ है। युद्ध लगातार चल रहा है, बमबारी भी हो रही है यूक्रेन पर। अब बात आती है कि यूक्रेन के, मैंने आपको वीडियो में दिखाया भी, यूक्रेन में फंसे इंडियंस जो थे, इंडियंस स्टूडेंट्स जो थे, उसके माँ बाप से भी मैंने बात करवाई और कुछ स्टूडेंट्स से भी मैंने आपको बात कराया। पर बात करेंगे हम लोग, हमारे साथ में हैं लायंस क्लब के पूर्व चार्टर्ड प्रेसिडेंट और वर्तमान में जिला एथलीट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं अभी, डॉक्टर विश्वनाथ सराफ। सबसे पहले तो आपका स्वागत है सर एसएम न्यूज लाइव पर। धन्यवाद रिंकेश जी। और सबसे पहले मैं आपको बधाई दूं और आपका आभार व्यक्त करूं कि आपने अपने न्यूज़ चैनल पर मुझे आमंत्रित किया है। इसके लिए बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। सर, जैसा कि हम लोग जान रहे हैं, यूक्रेन पे अभी हमला कर रहा है रसिया। अब रसिया हमला कर रहा है तो सर, सबसे पहले हम पीछे से दर्शकों को बताना चाहेंगे कि क्या है राज, क्यों कर हो रहा है ये हमला, क्या राज है सर? एक शुरू से एक जरा सा आप अगर इस पर प्रकाश डाल सके सर। देखिए, मैं कोई एक्सपर्ट तो नहीं हूं, अंतर्राष्ट्रीय मामलों का या फिर कूटनीतिज्ञ भी नहीं हूं, लेकिन जो जानकारी मेरी है समाचार पत्रों से और आपके मीडिया के माध्यम से अभी जितनी जानकारियां सामने आ रही हैं, उसमें जैसा आप सबको पता है कि पहले यूनाइटेड रसा हुआ करता था। जी जी, उसमें यूएसएसआर जिसको कहते थे। हाँ, जो यूएसएसआर के नाम से जाना जाता था। जी जी और उसमें सारे ये छोटे छोटे देश जितने भी हैं, उन्होंने वो मिल करके यूएसएसआर थे। जी 1991 में यूएसएसआर का विघटन हुआ और ये फिर छोटे छोटे अपने कंट्री में बट गए सारे। तो उसमें आपको जैसा पता है कि उस समय में विश्व की दो महाशक्तियां थी, अमेरिका और रशिया। तो रसिया में भी उतने ही आयुध थे, उतने ही परमाणु हथियार थे, उतनी ही फैक्ट्रियां थी जितनी आज अमेरिका के पास थी। जब सोवियत रूस बटा तो सोवियत रूस वही 1991 में जो बना। हाँ, जब सोवियत रूस बटा और छोटे छोटे कंट्रीज में ये परिवर्तित हुआ, तो बहुत से जो उसकी फैक्ट्रियां थी, आयुध फैक्ट्रियां थी, वो दूसरे प्रदेशों में चली गई, राज्यों में चली गई। उसमें एक यूक्रेन भी है, एक परमाणु, हाँ, एक परमाणु संयंत्र यहाँ भी था, इसके पास भी न्यूक्लियर पावर थे। तो दूसरे जो अलग हुए थे, उन्होंने तो अल्टीमेटली रसा को वापस कर दिए अपने आयुध, लेकिन यूक्रेन के पास जो भंडार था बहुत दिनों तक उसने वापस नहीं किया। अच्छा, अलग होने के बाद। हाँ, अलग होने के बाद, उसके बाद जब रूस का प्रेशर पड़ा उस पर, जब दबाव बनाया है रूस ने, तो उसने वो वापस तो कर दिया। लेकिन आज भी रसा को ये उम्मीद है, वो 100% 100% वो ये विश्वास नहीं करता है कि उसने अपने सारे शस्त्र सारे वापस कर दिए हैं। उसको लगता है कि अभी भी परमाणु हथियार यूक्रेन के पास हैं। अच्छा, ये एक मर्ज है, ये इसके कारण ये भी लड़ाई का एक... जी, मेरे अनुमान के अनुसार, जो मैंने कुछ पढ़ा है, जो जानकारी हासिल हुई है उससे, तो रसा को अभी भी ये अनुमान है कि उसके पास है। दूसरा, आज रसा की और यूक्रेन की खुली सीमाएं हैं, जैसे भारत और बांग्लादेश और भारत और नेपाल की है, वैसे उसकी भी खुली सीमाएं हैं। अच्छा, आ जा सकते हैं। हाँ, आ जा सकता है। वो लगभग जहाँ तक मैं अगर गलत नहीं हूँ तो लगभग 2000 वर्ग किलोमीटर का एरिया पड़ता है वो, जो लगभग उसका क्षेत्र जो जी वर्ग किलोमीटर है, जो यूक्रेन और रसा को मिलाता है। अच्छा। खुली सीमाएं हैं। और अमेरिका का जो नाटो संगठन है, अमेरिका के मित्र देश, नाटो को एक बार मैं बता दूं आपको कि नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये है जो अमेरिका के साथ में है मिला हुआ, और इनका उद्देश्य है कि अगर लड़ाई होती है, कोई भी देश इन नाटो के सदस्य पे अगर आक्रमण करता है, तो ऐसा समझा जाएगा कि अमेरिका पे आक्रमण हुआ है।
ये समझा जाएगा। जी सर। ये लगभग 30 देशों का उनका एक संगठन है। ये प्रो अमेरिकन है, मतलब अमेरिका के साथ इनके संबंध हैं। अच्छा अच्छा। 30 देश लगभग हैं और इन लोगों ने एक ट्रीटी कर रखी है, एक संधि कर रखी है कि साहब इनके ऊपर अगर किसी तरह का खतरा आता है, आर्थिक हो या रक्षा प्रणाली हो, जैसे भी हो, तो सारे नाटो देश मिल करके, नाटो के सारे सदस्य मिल करके वो अपने मित्र देश की रक्षा करेंगे, हर मामले में सहयोग करेंगे। तो रसा को अभी ये लगता है कि अगर ये नाटो देश का सदस्य हो गया, जैसा कि अमेरिका इसके ऊपर प्रेशर डाल रहा है, अमेरिका प्रेशर डाल रहा है यूक्रेन पर कि वो नाटो देश का सदस्य बन जाए। अच्छा, अमेरिका डाल रहा है जी प्रेशर? जी जी जी, अमेरिका का ये प्रेशर है कि वो नाटो का सदस्य बने। और ये यूक्रेन चाह भी रहा है, यूक्रेन चाहता भी है। एक दो बार वो इसके बोलचाल में भी झलक नजर आई कि नाटो का सदस्य बनने के लिए ये तैयार है। तो रूस को ये लगता है कि अगर ये नाटो का सदस्य बन गया तो नाटो की जो सेनाएं हैं, मित्र देशों की जो सेनाएं हैं, वो यूक्रेन आएंगी। जी जी। तो इनकी जो खुली सीमा है, वहां अगर उनकी तैनाती हो गई, बंदिश अगर हो गया, अगर वो वहां रह गए, नाटो देश की, मित्र देश की सेनाएं अगर वहां आ गई, तो रसा के लिए वो आने वाले समय में खतरा है। अच्छा। आने वाले समय में रसा के लिए वो खतरा है। तो रसा इस लिहाज से भी नहीं चाहता है कि यूक्रेन नाटो का सदस्य बने। ठीक। यूक्रेन नाटो का सदस्य बने इसलिए भी नहीं चाहता वो कि वहां पे नाटो के जो सैन्य शक्ति है वो उस बॉर्डर पे आ जाएंगे। जी जी। और कहीं ना कहीं पुतिन के मन में शायद ये भी है कि रसिया जो टूट गया, बिखर गया, और आज शायद चाइना जैसे देश भी उससे बड़ी शक्ति बनने की स्थिति में है, तो वो फिर से चाहता है अपने पुराने समय को वापस लाना। तो हो सकता है कि उसके दिमाग में ये भी हो कि उससे अलग हुए जो छोटे छोटे देश हैं वो उसके साथ मिलें, और कोई भी देश स्वतंत्र होने के बाद जल्दी फिर दोबारा मिलना चाहता नहीं। बिल्कुल। तो यूक्रेन पर ये दबाव भी है उसका कि वो हमारे साथ, उनके साथ मिल जाए। अगर यूक्रेन ने पहले भी इनकार किया, अभी भी वो इनकार कर रहा है। रूस को ये लगता था कि उसकी धमकी के बाद यूक्रेन झुक जाएगा, क्योंकि यूक्रेन का पावर बहुत छोटा सा देश है वो। छोटा सा देश ऐसा है। कहा जाता है कि 2.5 लाख के आसपास की सैन्य शक्ति है उनके पास। 2-2.5 लाख की सैन्य शक्ति है। एम्यूनिशंस भी उसके पास बहुत कम है। तो रूस का ये सोचना है कि अगर हम धमकी देंगे तो शायद यूक्रेन हमारे पाले में आ जाए, लेकिन धमकी का जब असर नहीं हुआ, तब इसने अपना पावर दिखलाया। क्योंकि ये चर्चा लगभग 15-20 दिनों से चल रही थी कि यूक्रेन और रसा में झड़प होनी है, रूस आक्रमण करने की स्थिति में है, और पुतिन साहब बहुत दिनों से इस बात की घोषणा भी कर रहे थे। लेकिन यूक्रेन ने उसको बहुत आसानी से नहीं लिया। उसको लग रहा था कि ये धमकी है। अब जब आक्रमण हो गया, तो इसके बाद भी जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं वो सरेंडर करने को तैयार नहीं है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि हम मरते दम तक लड़ेंगे, तो ये स्थिति रूस के लिए भी थोड़ी खतरनाक हो गई, क्योंकि अब रूस भी नहीं चाहता है कि जितना आगे वो बढ़ गया है उसमें कदम पीछे खींचेगा तो उसके इमेज पे पड़ेगा, और अब लड़ भी नहीं सकते। दूसरी बात, अमेरिका के साथ भी धर्म संकट है कि अमेरिका अगर यूक्रेन के साथ सामने आता है तो इधर चाइना है जो सीधा का सीधा रूस के साथ रूस के संपर्क में है। अच्छा सर, एक और सवाल है कि अगर सर ये यूक्रेन पे हमला भी हो रहा है, अगर रसिया यूक्रेन पर कब्जा कर लेता है तो इंडिया का क्या फायदा है, घाटा है, क्या होगा सर? देखिए, अगर यूक्रेन रूस के अंदर चला जाता है तो स्थिति में कोई खास परिवर्तन भारत के लिए नहीं होने वाला है। क्योंकि कहा जाता है कि यूक्रेन में गैस की एक ऐसा प्लांट है, वहाँ पे नेचुरल गैस वहाँ से निकलता है, तो उससे लाभ हो सकता है क्या? हाँ, बिल्कुल लाभ होगा।
इसलिए इसलिए कि अभी यूक्रेन के साथ भी हमारी जब तक ये वार नहीं हुआ था तब तक यूक्रेन के साथ हमारी मित्रता थी, बिल्कुल मित्रता थी। और रसा के साथ जाने पर भी चूंकि रसा हमारा मित्र है तो मेरे ख्याल से इसमें बहुत ज़्यादा असर नहीं होगा इस स्थिति का। और मित्रवत जैसा चल रहा है मेरे ख्याल से वैसा ही चलेगा। लेकिन ये कह सकते हैं कि अमेरिका से तानातानी ज़्यादा बढ़ जाएगा। नहीं, देखिए अंतर्राष्ट्रीय मामले हैं और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में ऐसा नहीं होता है कि तनातनी। अब जैसे बांग्लादेश हमने स्वतंत्र कराया तो उस समय में भी अमेरिका पाकिस्तान के सपोर्ट में था। बिल्कुल बिल्कुल। और हमने खुल कर के युद्ध किया वहाँ, सरेंडर, सेनाओं को सरेंडर कराया। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारी दुश्मनी अमेरिका से हो गई। वो पाकिस्तान के साथ उनकी ट्रीटी है, पाकिस्तान के साथ उनकी संधि है, इसलिए वो पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं। लेकिन अमेरिका भी ये समझ रहा है कि भारत अब 1947 वाला 50 वाला भारत अब नहीं है। भारत भी आज के दिन अगर इस्टेब्लिश्ड है कि चौथे नंबर पर, आज हर चीज में चौथे नंबर पर भारत का नाम है। बिल्कुल बिल्कुल। चाहे वो हमारी सैन्य शक्ति हो, हमारी आर्थिक स्थिति हो, हर स्थिति में चौथे नंबर पर है। अगर हम अमेरिका, रसा और चाइना, उसके बाद चौथे नंबर पर सैन्य शक्ति भी हमारे चौथे नंबर पर ही आती है। विश्व में सैन्य शक्ति भी चौथे नंबर पर आती है। जो परमाणु हथियार हैं उसमें भी चौथे नंबर, उसमें भी हम चौथे ही नंबर पर हैं। तो ये तो सभी जान रहे हैं कि भारत आज एक शक्ति है और इसको वो इनकार नहीं कर सकते। इसलिए सीधे सीधे भारत के साथ दुश्मनी कोई भी देश लेना नहीं चाहेगा। बिल्कुल। हाँ। दूसरी बात एक और है कि सभी देशों के लिए भारत एक ऐसी जगह है जहां हर देश अपना सामान बेचना चाहते हैं। बिल्कुल। तो आयात यहाँ ज्यादा होता है। तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी उनके लिए भारत बहुत महत्वपूर्ण है। जी। आज जब चाइना के ऊपर हमने बैन लगाया है, चाइना से बहुत सा सामान का इंपोर्ट हमने बंद किया है, तो आज चाइना की स्थिति अगर हम पहले का आंकड़ा देखें और आज का आंकड़ा देखें तो दोनों के आंकड़े में इतना फर्क आ गया है कि अब चाइना की इकोनॉमिक स्थिति इसीलिए कमजोर हुई है कि भारत से उसके संबंध आर्थिक दृष्टिकोण से थोड़े खराब हुए। अच्छा। तो ये तो निश्चित है कि कोई भी देश हमारा साथ इसलिए भी देगा कि उसे मार्केटिंग आर्थिक दृष्टिकोण से भी भारत उसके लिए महत्वपूर्ण है कि मार्केटिंग उसकी पूरी की पूरी हिंदुस्तान में टिकी हुई है। जी। सही बात है। मैं ज़्यादा खींचूंगा भी नहीं इस टॉपिक को क्योंकि समय कम रहता है। तो आज आपने देखा कि क्या था यूक्रेन और रसिया के बीच का जो ये लड़ाई है किस बेसिस पे हो रहा है और कहाँ से शुरू हुई थी, हर एक चीज़ डॉक्टर साहब ने बारीकी से आपको बताया। बात रही इंडिया की तो डॉक्टर साहब ने बताया कि इंडिया पे क्या असर पड़ेगा अगर यूक्रेन कब्जा कर लेता है, यूक्रेन पर कब्जा हो जाती है रसिया की, तो इंडिया पर क्या असर पड़ेगा आपने वो भी देखा। और भी अगर आपके मन में भी कोई सवाल है, आप भी अगर कोई सवाल जानना चाहते हैं तो बिल्कुल आप हमें कमेंट करें या मैसेज करें। आपको उस टॉपिक पर हम कोशिश करेंगे एक वीडियो बनाने का। मैं हूं रिंकेश, आप देख रहे थे एसएम न्यूज। धन्यवाद।